Hello students and welcome back to Study Adda by Shefali Mishra once again a complete study hub. फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ड्यूरिंग प्री जीएसटी एरा। ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है, कॉन्टिन्यूएशन है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, उनके फीचर, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, बहुत सारी चीज़ें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी इसमें वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू लेवी किया जाता है। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी करती है। कैसे करती है कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन होते हैं, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। आपकी प्रॉपर्टी और आपकी इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो आपकी देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि कस्टम पेड हो गया या इम्पोर्ट वगैरह जो भी सामान बाहर से होता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, मतलब कि जो खुद के स्टेट में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उन पर ये सारी ड्यूटीज़ दी जाती है, प्रोडक्शन पे वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह। तो ये सारे जो टैक्स हैं ये सारे टाइप्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। एग्जामिनेशन में आप क्या करना कि टाइप्स ऐसे लिखना, ठीक है, और उसको एक बॉक्स में बना देना, फिर उसके 2 पार्ट ऐसे बना देना। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया हुआ, बट एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ पे स्टेट लेवल लिख देना, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल लेवल लिख देना, क्योंकि दोनों ही टैक्स जो है वो स्टेट और सेंट्रल क्या होता है कि दोनों ही टैक्स इम्पोज करती है, लेवी करती है। अब इसके अंदर आप 4, 5, 6 पॉइंट्स जो भी आपको याद रहेंगे, अगर 3 पॉइंट भी आप लिख रहे हो तो एनफ है। इसके अंदर आप 4, 5 पॉइंट लिख दो, उसको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दो, 2 लाइन एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी एनफ है। अब स्टेट लेवल में कौन से टैक्स होते हैं? स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर विलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। और सेंट्रल में सेल टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, taxes on lottery, gambling and betting, levies on product outside GST purview, taxes on products that use alcohol and petroleum products। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, जिनको डिफ़िकल्टी होती है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी तो बहुत सारे इसमें टैक्स ऐसे हैं जो कि अंडरस्टूड हैं। जैसे कि सर्विस टैक्स आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कि जो हम लॉयर हो गया या टीचर हो गया या डॉक्टर्स हो गए, जो वो सर्विसेज देते हैं रेस्टोरेंट में, जो वेटर्स वगैरह जो सर्विसेज हमें देते हैं, वो सर्विस टैक्स हो जाता है। अब सेल टैक्स क्या है? जो चीज़ें एक पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको मतलब बेच रहा है, तो उस पर वो सेल कर रहा है, तो उस पर वो टैक्स जो है वो इम्पोज, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है। ये भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं वीडियो में। इंटरटेनमेंट टैक्स टीवी वगैरह पे जो भी हम देते हैं वो सारे टैक्स होते हैं। टेलीफोन टैक्स भी होता है जो इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, वो अंडरस्टूड है। और परचेज़ टैक्स, कोई भी सामान हम परचेज़ करते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं। लग्जरी टैक्स जो स्पा हो गया, सलून हो गया, मॉल्स वगैरह में, या अपनी लग्जरी आइटम्स पे जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं वो लग्जरी टैक्स में आ जाता है। फिर गैम्बलिंग एंड बेटिंग, मतलब कि बेटिंग करना, कि मतलब जो सट्टेबाजी होती है वहाँ पे भी टैक्स जो है वो जो है पे किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स डिफरेंट तरीके के टैक्स होते हैं। फिर आप अल्कोहल पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी टैक्स दे देते हो। तो मैंने इसमें से कुछ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन पे एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब देखो सेल टैक्स क्या है। सेल टैक्स मैंने यहाँ पे इसलिए आपको एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझो, आपकी 2 चीज़ें इसमें आती है। एक आता है इंटर सेल टैक्स और दूसरा आता है इंट्रा सेल टैक्स। अब जो इंटर सेल टैक्स होता है इसको इम्पोज करती है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो इंट्रा स्टेट सेल टैक्स होता है इसको कौन करता है? इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है। अब देखो क्या है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और सेल ड्यूरिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब देखो इंटर सेल क्या हो गया कि जब किसी सपोज़ करो कि वो ये भी स्टेट, मान लो कि अगर कोई यूपी ने सामान बनाया, ठीक है, यूपी ने सामान बना करके एमपी में उसको भेजा। अब एमपी वाला क्या कर रहा है कि एमपी वाला उस सामान को अपने जो भी स्टेट के लोग हैं उनको जो है वो दे रहा है, मतलब इसने यहाँ से मंगाया और अपने लोगों को दे रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया इंटर स्टेट सेल टैक्स हो गया। अब इंट्रा स्टेट सेल क्या है कि बायर और जो सप्लायर होते हैं ना वो सेम स्टेट के होते हैं, मतलब
सेम स्टेट के होते हैं। सामान अगर यूपी में बना है तो सामान यूपी में ही बिकेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो यूपी का सामान यूपी में बन रहा है, यूपी में बिक रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रा। और इंटर में क्या हो जाएगा कि सामान अगर एमपी में बन रहा है तो यूपी में आ रहा है, यूपी में जो बिक रहा है उस पर जो हम क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल टैक्स ले रहे हैं। सेल ड्यूरिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते टाइम भी हम क्या करते हैं, सेल टैक्स देते हैं। मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में हम सेल कर रहे हैं या परचेज़ भेज रहे हैं तो वहाँ पे हम टैक्स देते हैं। देखो यहाँ पे 3 चीज़ हो गया। एक तो ये हो गया कि सामान दूसरे स्टेट में भेजते वक्त, फिर इस स्टेट में दूसरे स्टेट का यूपी से एमपी में आ गया सामान, तो एमपी के लोग जो दे रहे को ये जो इम्पोज कर रहा है वो मतलब आपका इंटर स्टेट हो गया। और इंट्रा स्टेट क्या हुआ कि अगर यूपी बना रही है तो यूपी में ही वो बेच रही है, तो ये चीज़ होगी। अब सर्विस टैक्स क्या है कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि बहुत सारे पेड सर्विसेज पे किए जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन, टूर ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, एडवर्टीजमेंट, हेल्थ सेंटर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये 15% है। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जो भी बाहर से, देखो, ड्यूटीज़ दैट आर इम्पोज इन ऑर्डर टू काउंटर मतलब कि खुद को बचाने के लिए द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडीज़ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अगेंस्ट। मतलब कि सपोज़ करो क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है कम टैक्स इम्पोज करती है, तो वो लोग उस सामान को दूसरे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं। तो जिस कंट्री में वो बेच रहे हैं तो वहाँ के लोकल मार्केट में वो सामान, क्योंकि वो ज़्यादा बेच रहे हैं तो सामान की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस सामान को अपनी कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सामान को अपने कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो टैक्स इम्पोज कर देती है। उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, क्योंकि वो अपने लोकल जो प्रोडक्ट हैं, लोकल प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रमोट करने के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए वो बाहर से आ रहे सामान को उस पर क्या करती है, टैक्स लगा देती है। सपोज़ करो कि चाइना से चाइना के फ़ोन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना के फ़ोन पर जो टैक्स था वो वहाँ पे उसने क्या किया कि एकदम से इम्पोज करना कम कर दिया। अब चाइना ढेर सारा फ़ोन जो है वो इंडिया में सप्लाई करने लगी, तो अब इंडिया के लोग क्या करने लगे, इस चाइना के फ़ोन को परचेज़ करने लगे। अब गवर्नमेंट यहाँ की क्या कर सकती है कि इस फ़ोन के परचेजिंग पर या इस फ़ोन के यहाँ की कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है बाहर से, उस पर ढेर सारा जो है वो ड्यूटी लगा दे, तो उस ड्यूटी को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब क्या है, वैल्यू एड टैक्स। द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सेस, फॉर इंस्टेंस वन पर्सन बाय प्रोडक्ट दैट इज़ इंपॉर्टेंट वी पे एडिशनल टैक्स। वैल्यू एड टैक्स क्या होता है कि ये भी गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है। और ये जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, उस पर प्रोड्यूसर ने भी जो है क्या क्या के टैक्स दिया हुआ है। अब उसके बीच में अगर रिटेलर आ रहे हैं तो वो भी टैक्स दे रहा है, फिर उसके बीच में अगर कोई और एजेंट्स आ रहे हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं, तो इस टैक्स में ढेर सारे वैल्यूज़ ऐड होते जा रहे हैं। सो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि एडिशनल टैक्स आप पे कर रहे हो एक ही प्रोडक्ट पे। फिर कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉइड टैक्सेस क्या है कि ये भी इंपोर्टेड गुड्स पे किए जाते हैं, जो भी बाहर से अब्रॉड से हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है गुड्स, उस पर ये टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है। कस्टम ड्यूटी जो होता है वो जैसे पोर्ट वगैरह पे या एयरपोर्ट वगैरह पे, वहाँ पे ये इम्पोज करते हैं। जब भी बाहर से सामान या तो एयरपोर्ट के थ्रू आता है या पोर्ट के थ्रू आता है, तो बाहर जब भी सामान आता है तो वहाँ पे इसको जो है इम्पोज करते हैं। एंड रेट ऑफ टैक्सेशन वेरिएबल, मतलब उनका जो टैक्स रहता है वो डिपेंड करता रहता है अलग अलग। मतलब सपोज़ करो उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अगर नेबरिंग कंट्री से अच्छा हमने उस प्रोडक्ट पे समझौता किया हुआ है तो उसके टैक्स कम भी हो सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो चीज़ अलग अलग होता है। ऑक्ट्री क्या होता है, ऑक्ट्री में जैसे कि म्युनिसिपल जोन होते हैं, तो म्युनिसिपल जोन्स में जो भी गुड्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्ट्राई। मतलब कि जो भी आपका रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल जो भी एरिया जहाँ पे भी आप अभी हो, तो वहाँ पे भी गुड्स बाहर से आ रहे होते हैं, इंपोर्टेड गुड्स, तो वहाँ पे भी उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल एरिया को, पर्टिकुलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट को क्या करना पड़ता है, कुछ चार्ज देना पड़ता है, दैट इज़ ऑक्ट्री ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स पे चार्ज किया जाता है, लेकिन इनसाइड द कंट्री, मतलब आपकी कंट्री के अंदर
जो है वो चार्ज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है सी वैट, मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब ये जो एक्साइज ड्यूटी है आपके अपने कंट्री के अंदर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसको टैक्स करती है, उस पर टैक्स लेती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, लेविड अपॉन गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड एट लेस रेट दैन स्टैंडर्ड रेट। मतलब कि जिस सामान पे जो है मतलब जो भी उनका स्टैंडर्ड रेट होता है ना, स्टैंडर्ड रेट से कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि लेस रेट लगा देती है उसका। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको बाहर ज़्यादा सेल करने लगते हैं। तो उसी चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। अब इन सब चीज़ों को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया गया, मतलब इससे रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी इसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया है। तो टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सारे जो टैक्स हैं ऑलरेडी जीएसटी में इनकॉर्पोरेटेड हैं। कुछ टैक्स जो है वो हटा दिए गए हैं, जिसपे जैसे वैल्यू एड टैक्स होता था, एक ही प्रोडक्ट पे कई बार लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो वो सब चीज़ों को कम कर दिया गया हुआ है, हटा दिया गया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं प्री जीएसटी एरा के। अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया शॉर्टकमिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ड्यूरिंग प्री जीएसटी एरा, आप इसको देखोगे, वर्ड को देख के आप शॉक्ड हो जाओगे कि मैं क्या लिखूँ एग्ज़ाम में। तो ये और कुछ नहीं है, ये डीमेरिट है। डीमेरिट आप बोल सकते हो, या बैरियर आप बोल सकते हो, या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। ठीक है, ये वर्ड्स को ऐसे ही घुमा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ही डीमेरिट्स हैं इसके, या बैरियर्स है इनडायरेक्ट टैक्स के। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया गया और जीएसटी को लाया गया। क्या है, रिग्रेसिव करेक्टर है इसका। रिग्रेसिव करेक्टर का मतलब क्या कि एक ही चीज़ पे जब आप बार बार टैक्स पे कर रहे हो तो वो हो जाता है रिग्रेसिव करेक्टर, ये प्रोग्रेसिव करेक्टर नहीं है। अब क्या, ये इसका मेन ड्रॉबैक था कि ये इक्विटेबल टैक्स है। मतलब कि ये अगर पुअर सेक्शन है या रिच पर्सन है तो उनको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उतना ही टैक्स देना है, और एक ही कमोडिटी पे कई सारे बार जो है टैक्स देना पड़ जाता था। तो उससे जो रिच फैमिली तो बेयर कर लेती थी, बट जो पुअर लोग होते थे, पुअर मैन के लिए वो बर्डन बन जाता था। तो ये सारे टैक्स से बचने के लिए क्या किया गया कि इसको हटाया गया। अ रिच मैन डज नॉट ऑल माइंड पेइंग फ्यू रुपीज़, मतलब कुछ पैसे उसके लिए देना कुछ बड़ी बात नहीं होती है, बट बड़े जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक ही प्रोडक्ट पे बार बार आप टैक्स दे रहे हो और फाइनली अगर वो गाँव के किसी गरीब पर्सन को मिल रहा है तो वो कैसे पे करेगा। तो ये इसका डीमेरिट था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी भी होती है। देखो ये तो सभी जानते हैं कि टैक्सेस देने में कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कस्टम ड्यूटी होती है, हमने पहले पढ़ा कि पीछे पढ़ा ना पीछे की स्लाइड्स में, कि बाहर से सामान जो हम मंगा रहे हैं उस पर हम जो है ड्यूटी देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टैक्स का इवेज़न करते हैं, चोरी करते हैं, वो लोग टैक्स नहीं देते हैं। अब उसको वसूलने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पेमेंट खर्च करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, और वो सारी चीज़ों में बहुत सारी चोरियाँ भी होती थी, गवर्नमेंट का लॉस भी होता था। कई बार लोग टैक्स नहीं भी पे करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़िकल्टी होती थी। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में बहुत सारी चोरी होती थी, लोग बचाते थे, चुराते थे। तो ये इसका शॉर्ट कमिंग था, मतलब बैरियर बोल सकते हो आप इसको, या डीमेरिट बोल सकते हो। तो इसलिए इसको हटा दिया गया। फिर होता है इनडायरेक्ट टैक्स आर इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है कि महंगाई। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे महंगाई, अब किसी एक प्रोडक्ट पे अगर आप 10 बार टैक्स पे करोगे तो उस प्रोडक्ट का दाम महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो भी एक बड़ा पॉइंट था, तो इसको इसलिए यहाँ से हटाया भी गया। अब क्या है, देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया में 1991 में रेवेन्यू को रेज करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर लोग थे वो लोग भी ये काम करते थे कि इन्फ्लेशन लाने के लिए जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस रहते थे, वो तो प्राइस रहते ही थे, अब उन पर वो क्या करते थे कि रेट्स बढ़ा देते थे। अब वो फाइनल भार तो आता था वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक था। हैवी एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी बहुत सारा हैवी जो उनको देना पड़ जाता था, जैसे कि शुगर पे, क्लोथ पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, इस पर बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी। मतलब कि आपको अपनी ही कंट्री के बने हुए सामान को यूज़ करने में बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। तो ये सारे जो थे वो उसके शॉर्ट कमिंग्स थे, और इसकी वजह से वहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता था। मतलब वहाँ की जो कॉस्ट थी उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर, वो इंक्रीज़ हो जाती थी। तो ये तो सारे पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं पे जो है वो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना,
और ज़रूर से इसको आप लाइक कर लेना। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन भी आप ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं इस पर जब भी आपको वीडियोज़ डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।